स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग एसएससी जीडी का अभ्यास प्रश्न पत्र कर रहे थे। उसी क्रम में आज हमारा सेट है सेट नंबर 15। तो इसमें हम देखेंगे, चलिए इससे पहले अगर आप इस सेट पेपर को ऑनलाइन करना चाहते हैं, यानी जिस तरह से आपकी परीक्षा में आता है, अगर आप वैसे ही करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर जाकर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको पहले ही आपको एसएससी जीडी का टेस्ट पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपको नहीं देना। आप पहले यहाँ जाइए, टेस्ट पेपर दीजिए। इससे पहले वाले टेस्ट पेपर भी वहाँ पे उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ जाकर ये टेस्ट पेपर कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पर टेस्ट पेपर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर व्याख्या दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर व्याख्या जो करते हैं वो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं देती, बस लगातार व्याख्या कराती हूँ। आप में से बहुत सारे छात्र किसी अलग एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो अगर बैच लेना चाहते हैं तो लाइव बैच आपका आ रहा है। ये 26 दिसंबर से आपका बैच शुरू हो रहा है, तो आप ये बैच ले सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर एक साथ बैच लेना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिए। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे छात्र किताबों के बारे में पूछ रहे थे कि मैम आपकी कौन कौन सी किताब मार्केट में है। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर हमारी ये किताब जो आपकी यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए और यूपीएसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए है, वो आप ले सकते हैं। एसएससी जीडी की किताब है। शब्दावली, जो आप वोकेबलरी यानी विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो शब्दावली की बुक के बारे में आप अक्सर डिमांड करते हैं, तो वो बुक भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ पैट परीक्षा के लिए भी जो बुक है, ये 4 बुक अभी आपकी उपलब्ध हैं, बाकी और बुक मार्केट में भी आ जाएंगी। चलिए ये जानकारी आपको समझ में आ गई, तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं अपनी परीक्षा को। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। प्रतिस्थापित करना है, हम पहले ही जानते हैं कि प्रतिस्थापित हमें या तो त्रुटि वाले पॉइंट को करना है, या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या फिर पर्यायवाची शब्द को। ठीक है, तो देखते हैं। वाक्य दिया है, मनुष्य की जीवन शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर प्रेरित करती है ये दिया है, इसको रेखांकित किया गया है और यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ प्रेरिति शब्द दिया है। इसका मतलब यहाँ पर वर्तनी अशुद्धि है और वर्तनी शुद्धि को हमें करना है। आगे ए में दिया है प्रेषित करती है, जो कि गलत हो जाएगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए बी कट जाएगा। सी प्रेरित करती है, यही हमारा वाक्य होना चाहिए, क्योंकि प्रेरित करने की बात है। आगे दिया है उत्साहित करती है, तो उत्साहित की तुलना में प्रेरित करती है ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वहाँ पर शब्द वर्तनी शुद्धिकरण के लिए दिया है। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। अशुद्ध यानी गलत वर्तनी जिस शब्द की दी है, शब्द दिया है आग्नेय, शब्द दिया है आशीर्वाद, शब्द दिया है मतैक्य और शब्द दिया है प्रामाणिक। तो आपको पता है, आपको समझ में आ गया होगा, शब्द है हमारा आशीर्वाद, यही गलत लिखा हुआ है, तो यही उत्तर है। इसकी सही वर्तनी होगी आशीर्वाद। ठीक है, यहाँ पर हमारा रा ऊपर चढ़ेगा, आपको पता है, तो आशीर्वाद ये सही वर्तनी होगी, शुद्ध वर्तनी होगी इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। तो रेखांकित शब्द दिया है व्यायाम। अब व्यायाम की जगह पे हमें शब्द देखना है, वाक्य पढ़कर देखते हैं। सचिन क्रिकेट का व्यायाम कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यायाम तो इसमें नहीं लगेगा। ऑप्शन दिया है चिंतन कर रहा है, लेखन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है या प्रयास कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्रिकेट का वो अभ्यास ही करेगा। यहाँ पे ना चिंतन करेगा, ना लेखन करेगा, ना प्रयास करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभ्यास। तो बहुत ही सरल है, आपको देखना है व्यायाम के स्थान पर क्या रखना है, अभ्यास रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आपको पूरा पढ़ना है हमेशा,
ठीक है। तो कालातीत शब्द का प्रयोग किया जाता है, देखना है, जिसका समय आएगा, जिसका समय आने वाला है, या जिसका समय बीत गया हो, या जिसका समय चल रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कालातीत, यानी जो काल के अतीत में हो चुका है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जिसका समय आएगा नहीं, जिसका समय आने वाला नहीं, जिसका समय बीत गया हो, यानी बीता हुआ जो अतीत हो चुका है, ठीक है, वो क्या हो गया है, जो समय बीत चुका है वही आएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दिए गए वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य देख लेते हैं। पांडवों एवं कौरवों के बीच घमासान का युद्ध हो रहा था। तो यहाँ पे क्या त्रुटि है, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि घमासान का युद्ध कहना ये गलत हो जाएगा, यानी ये का नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, पांडवों एवं कौरवों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। तो गलती हमें मिल गई। अब यहाँ देखेंगे कौरवों के बीच नहीं, इसमें नहीं है, युद्ध हो रहा था नहीं, पांडवों एवं कौरवों नहीं, घमासान का युद्ध, देखो यहाँ ये नहीं होना चाहिए, तो यही उत्तर है। इसी टुकड़े में क्या है, अशुद्धि है। तो डी आंसर हमें मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। समानार्थी आपको पता है पर्यायवाची को कहते हैं। शब्द दिया है मोर, मोर का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन दिया है केकी अहिरिपु, ऑप्शन दिया है नखायुध शार्दुल, ऑप्शन दिया है खग ध्वजी, ऑप्शन दिया है अली और मयूर। तो देखो अली होता है भ्रमर का पर्यायवाची, तो ये कट गया। खग कहते हैं पक्षी को, तो ये कट जाएगा। नखायुध कहते हैं शेर को, और शार्दुल भी कहते हैं शेर को, तो यह भी कट जाएगा। केकी और अहिरिपु ही मोर के पर्यायवाची होते हैं, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कल मेले में दीपक को बिना विचारे किया गया विश्वास भारी पड़ा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बिना विचारे किया गया विश्वास, तो जो बिना विचारे किया गया विश्वास क्या कहलाता है, अंधविश्वास, ठीक है। क्या कहलाता है, तो अंधविश्वास, सी हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया सी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। दिए गए प्रश्न में संगत विलोम शब्द का चयन करना है। संगत विलोम शब्द का मतलब जोड़ा दिया हुआ है, इस जोड़े में जो सही विलोम शब्द है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया है मुखर और प्रखर, तो मुखर और प्रखर एक दूसरे का विलोम नहीं होता, कट जाएगा। अल्प और मित, अल्प और मित दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये भी विलोम नहीं है। आगे दिया है द्युति और तम, तो द्युति का मतलब होता है प्रकाश यानी आलोक, और तम का मतलब होता है अंधकार। तो प्रकाश और अंधकार दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, तो सी इसका उत्तर होना चाहिए। संकीर्ण और संक्षेप भी एक दूसरे का विलोम नहीं है, तो आंसर मिल गया आपको सी। इसी तरह से देखो जब भी आपको पता करना है अर्थ जरूर समझ में लेना है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। खेल के मैदान में डॉट 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 की भीड़ बढ़ गई। खेल के मैदान में डॉट 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 की भीड़ बढ़ गई, किसकी, खेल के मैदान में दर्शक की भीड़ बढ़ गई, खेल के मैदान में दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, पाठक की भीड़ बढ़ गई, या श्रोता की भीड़ बढ़ गई। अब खेल का मैदान है तो खेल के मैदान में देखने वाले होंगे, तो पाठक और श्रोता तो कट गए। अब बात आती है दर्शक या दर्शकों, तो आपको पता है कि दर्शक शब्द भी अपने आप में बहुवचन हो जाता है, लेकिन जब ये बहुवचन हो जाता है तो इसके बाद यहाँ पे कारक चिन्ह दिया हुआ है। अब कारक चिन्ह आने की वजह से ये किस में बदल जाएगा, इसका बहुवचन ओ या यो के माध्यम से होता है, मैंने पढ़ाया आपको वचन में। तो इसलिए जो उत्तर है वो सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दर्शकों की संख्या मतलब खेल के मैदान में दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, इस तरह से, ठीक है। तो आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 कहता है निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ बताना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। मुहावरा क्या दिया है? नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ने का भावार्थ क्या होगा? इज्जत बचाना, घमंड करना, घृणा करना या इशारा करना। जब कहते हैं ना किसी के बारे में, अरे वह तो बात बात पे वह तो उसे देखते ही नाक भौं सिकोड़ लेता है, मतलब जरूर उसके मन में क्या है, उसे लेकर घृणा है। तो क्या हो जाएगा इसका भाव? घृणा करना हो जाएगा। ठीक है, नाक भौं सिकोड़ना मतलब घृणा करना किसी से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। गली में छात्र तिरंगा डॉट 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 लिए डॉट 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 हुए निकल गए। अब क्या करते हुए निकल गए? लहराते हुए निकल गए, लहलहाते हुए निकल गए, फहराते हुए निकल गए या चमचमाते हुए निकल गए। तो आपको पता है जब बात तिरंगा है यानी तिरंगे की हो रही है तो लहराते हुए नहीं, लहलहाते हुए नहीं, फहराते हुए होना चाहिए, क्योंकि ध्वज क्या होता है? फहराया जाता है। और चमचमाते भी नहीं होगा, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फहराते हुए। गली में छात्र तिरंगा फहराते हुए निकल गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें कोई त्रुटि है वो आपको बताना है। दिया है यहाँ पर, मेरे पिताजी ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। अब आपको इसमें देखना है कि गलती कहाँ है। मेरे पिताजी ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, अंक की बिंदी दी हुई है जो कि गलत है। लिखे नहीं, लिखे। ठीक है, या पत्र लिखा। बहुत सारे पत्र नहीं लिखे, बल्कि क्या होना चाहिए? मेरे पिताजी ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा। एक ही तो पत्र लिखा जाएगा ना। अगर मान लो बहुत सारे पत्र भी लिखे तो लिखे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलती है वो किसमें हो गई? लिखे में हो गई। और ऑप्शन बी में ये हमारा भाग दिया हुआ है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। अतिशयोक्ति, ऐतिहासिक, अंत्याक्षरी या उत्तरदायी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐतिहासिक शब्द ही हमारा क्या है? शुद्ध है। शब्द दिया है अतिशयोक्ति, ये गलत हो गया हमारा। इसका शुद्ध वर्तनी होगा अतिशय। ठीक है, ओक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, इसके बाद अंत्य, ये होता है अंत्य। ठीक है, तो ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए? अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्य प्लस अक्षरी, तो उससे बनता है अंत्याक्षरी, दीर्घ संधि हो जाएगा इसमें। और उत्तरदायी, ई नहीं होगा, उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी, तो ये इसका सही होगा। तो प्रश्न जो है वो हमारा बी सही है, इसमें शुद्ध वर्तनी, बाकी गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है अवरोह शब्द का विलोम बताना है। विरह, आरोह, समारोह या निरीह। निरीह का मतलब मासूम हो जाता है, समारोह उत्सव के लिए कह देंगे। ठीक है, विरह किसी प्रेमी से बिछड़ने का जो दर्द होता है उसे विरह कहेंगे। अब यहाँ पे अवरोह और आरोह, ठीक है, चढ़ना और उतरना। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा, अवरोह का विलोम आरोह। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है निम्न मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करना है। हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना का क्या होगा? छीना झपटी करना, तैराकी करना, लड़ाई करना या प्रयत्न करना। तो जब हम किसी के बारे में बोलते हैं कि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत हाथ पैर मारे, मतलब मैंने प्रयास किया, कोशिश की, प्रयत्न किया, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। इसका भावार्थ हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। विलोम शब्द का संगत विकल्प होगा। संगत विकल्प की बात कर रहा है, मतलब सही विकल्प आपको बताना है। 3 गलत होंगे। करुण का विलोम तरुण नहीं होगा। ठीक है, तो कट जाएगा। क्रूर का विलोम है हिंसक। क्रूर मतलब
बहुत ही बेकार, या कहें जिसके अंदर दया ना हो, और हिंसक भी क्या हो जाएगा, जिसके अंदर दया ना हो, तो ये विलोम नहीं होगा। आगे दिया है मूक का विलोम है वाचाल। मूक माने चुप रहने वाला, और वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, तो दोनों विलोम लग रहे हैं। और संन्यास का विलोम ग्रस्त दिया है, तो संन्यास का विलोम ग्रस्थी होता है, ना कि ग्रस्त। ठीक है, तो यह भी कट गया, बचा आपका मूक का विलोम होगा वाचाल, और यही आपका सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, अगाध शब्द के लिए वाक्यांश होगा, यानी अगाध शब्द का मतलब क्या होगा, जिसकी गहराई का पता न लग सके, जिसकी कम गहराई हो, जिसकी गहराई का पता लग सके, या जिसकी गहराई ही ना हो। जब हम कहते हैं यह सागर अगाध गहरा है, अर्थात हमें इसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं है, कोई पता नहीं है, तो जिसकी गहराई ही ना हो कट जाएगा, जिसकी गहराई का पता लग सके ये अगाध नहीं होता, कम गहराई भी नहीं होगा, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। जिसकी गहराई का पता भी न लग सके उसे हम क्या कहते हैं, अगाध। ठीक है, कि यह नदी अगाध गहरी है, या यह समुद्र अगाध गहरा है, इस तरह से, यानी जिसकी गहराई का पता न लग सके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है। प्रश्न है हमारा गद्यांश 18 से लेकर 20 तक हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ शब्द गद्यांश हमारा दिया हुआ है, मेघनाद रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके जब ... की ओर चलने लगा। किसकी ओर चलने लगा? जब कुरुक्षेत्र की ओर चलने लगा, कर्म क्षेत्र की ओर चलने लगा, धर्म क्षेत्र की ओर चलने लगा, या युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगा। तो अब आप देखेंगे कि पहली चीज तो कुरुक्षेत्र तो होगा ही नहीं, क्योंकि रावण से कुरुक्षेत्र का क्या लेना देना, ये महाभारत की बात, वो रामायण की बात। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चल गया कुरुक्षेत्र तो हट गया। अब इसके बाद देखेंगे कि कर्म क्षेत्र है, या धर्म क्षेत्र है, या युद्ध क्षेत्र है, तो उसके लिए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि और चलने लगा तो देवलोक के सभी देवता कांपने लगे। इसका मतलब जरूर वो युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा होगा, क्योंकि कर्म और धर्म क्षेत्र से तो कोई मतलब ही नहीं होगा, तो दोनों कट जाएंगे। उत्तर हमारा आ गया डी, यानी मेघनाद रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके जब युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगा तो देवलोक के सभी देवता कांपने लगे। यज्ञ आदि करके तथा युद्ध के रथ पर बैठकर मेघनाद शत्रुओं से ... लेने चल पड़ा। अभी क्या लेने चल पड़ा है आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19 में। तो क्या लेने चल पड़ा? शत्रुओं से लोहा लेने चल पड़ा, शत्रुओं से बदला लेने चल पड़ा, शत्रुओं से लड़ने चल पड़ा, लड़ने लेने चल पड़ा। तो ये लड़ने तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। और शत्रुओं से युद्ध लेने चल पड़ा, तो ये भी नहीं होगा। अब आता है हमारा ए और बी, इनमें से आपको समझना है। तो हम देखेंगे कि शत्रुओं से बदला लेने चल पड़ा कहना बिल्कुल गलत होगा, जब उसके साथ ये हमारा मुहावरा दिया है। कहते हैं किसी से कि लोहा लेना, मतलब जब बात आती है शत्रुओं से लोहा लेना, ये शब्द आता है वाक्यांश, यानी युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर बदला से उचित होगा लोहा। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि युद्ध के रथ पर बैठकर मेघनाद शत्रुओं से लोहा लेने चल पड़ा। आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं युद्ध क्षेत्र, यहाँ आ जाएगा आपका युद्ध क्षेत्र। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेघनाद की ... का अनुमान करके। अब मेघनाद की किस चीज का अनुमान करके? मेघनाद की ताकत का अनुमान करके, मेघनाद की शक्ति का अनुमान करके, मेघनाद की बल का। तो मेघनाद की बल का कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि मेघनाद का बल होना चाहिए था, तो की लगा है तो बल कट जाएगा। मेघनाद की क्षमता का अनुमान करके देवता लोग विचार करने लगे कि मेघनाद के सम्मुख राम के प्राण अब कैसे बच सकेंगे। तो ध्यान देना, क्षमता शब्द का प्रयोग हम किसी के जैसे उसके पास धन दौलत होती है तो उन सारी चीजों के लिए करते हैं, तो इस क्षमता का प्रयोग यहाँ नहीं आएगा, यहाँ बात होगी शक्ति की।
और यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, ताकत आ रहा है और शक्ति आ रहा है, तो फिर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो ध्यान रखना, ताकत शब्द जो है वो उर्दू शब्द है, हिंदी का नहीं है। तो आपको ना शब्दों की प्रकृति पर भी ध्यान देना है। और ये बात हो रही है हमारे प्राचीन समय की, तो प्राचीन समय में तो हमारे पास संस्कृत थी, तो इसलिए आपको जब रिक्त स्थान भरने होते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ताकत शब्द का प्रयोग न करके हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? शक्ति शब्द का प्रयोग करेंगे। दोनों हालांकि पर्यायवाची है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे तो जो सटीक होगा, क्योंकि आपसे परीक्षक यही तो जानना चाहता है, आपका दिमाग खराब करेगा, आपका समय खराब करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति शब्द आ जाएगा, क्योंकि आप जब पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है हमारी प्राचीन चीजों के साथ, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ पर पैराग्राफ हो गया कि मेघनाथ की शक्ति का अनुमान करके देवता लोग विचार करने लगे कि मेघनाथ के सम्मुख राम के प्राण अब कैसे बचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ हमने यहाँ पे किया। तो इस तरह से हमने ये 20 प्रश्न अपने यहाँ पर किए। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि मैम हर दिन क्लास लेके आओ या हर दिन ये टेस्ट पेपर लेकर आओ, जिनमें से किसी एक छात्र ने कुछ इस तरह की बातें कही हैं कि जो मुझे थोड़ी सी कड़वी लगी, तो थोड़ी सी चुभी है। मैं उसी छात्र से ये कहना चाहती हूँ, ये निवेदन करना चाहती हूँ कि देखो, मैं तो आपको अल्टरनेटिव डेज पे ही ये प्रैक्टिस सेट करवा सकती हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो बेशक आप कहीं पर भी जाइए, आपके पास पूरा मार्केट पड़ा हुआ है, आपके पास सारी चीज़ें दी हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अगर मुझसे थोड़ा भी पढ़ने आते हैं या थोड़ा भी सीखने आते हैं, तो आप अगर मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कड़वे वचन भी मत बोला करिए। मेरे दिल पे लगते हैं, मुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और कहीं ना कहीं आपके कठोर वचन हो सकता है कि किन्हीं छात्रों के लिए दुखदाई बन जाएं, क्योंकि मुझे जब कोई अगर इस तरह का कठोर वचन बोलता है तो मुझे लगता है कि फिर मैं जो कर रही हूँ मुझे वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत महान नहीं हूँ, मैं बहुत दयालु नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी या बहुत इस तरह की चीज़ें नहीं हूँ कि मैं बहुत परोपकारी नहीं हूँ। ये बात साफ है। मैं समाज में अपनी तरफ से कुछ एक योगदान कर रही हूँ जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पास पूरे दिन भर में केवल एक ही काम है कि मैं यही काम कर रही हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरी एक निजी ज़िंदगी भी है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं आपकी किसी एक चीज़ के लिए ही आपको रेगुलर और इन सारी चीज़ों को लाती रहूँ। मैं जानती हूँ कि मैं हर दिन अगर क्लास दूंगी तो इसमें मेरे ही चैनल पर मुझे पता है मेरे व्यू भी बढ़ेंगे, मेरा पैसा भी आएगा और सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन केवल पैसा कमाना या केवल इन्हीं सारी चीज़ों के पीछे भागना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं मेरे जीवन में कुछ अलग उद्देश्य लेकर जी रही हूँ। तो जितना मुझे समय मिलता है उतने समय में मैं आप लोगों के लिए जो कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। अगर आपको मेरे इस योगदान से फिर भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो बेशक आप किसी के पास भी जा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जिस भी छात्र ने इस तरह की कमेंट फिर दोबारा से की, मतलब ये की है और इतनी बार, मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या क्या कमेंट करते हो, क्या नहीं करते हो, मैं सब देखती हूँ। मैं ये चाहूँगी कि इस तरह की कमेंट फिर से ना करें जो मेरे दिल पे लगती हैं, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ करूँ भी और फिर आप उसका एहसान मानने की बजाय या आप उसका धन्यवाद करने की बजाय आप टॉन्ट करते हैं। जो भी टॉन्ट करते हैं या जो भी ताना सुनाते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, बच्चा जो मैं काम कर रही हूँ एक बार ये आप करके तो देखिए, समाज के लिए करिए, और उसके बाद फिर कहिएगा कि सामने वाला कितना, किस तरह से या किस तरह की परिस्थितियों में रहकर वो सारी चीज़ें करता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी अभ्यास, अपनी तैयारी को इसी तरह से लगातार बना दे रहिएगा। आगे मिलते हैं अगले सेट में।